गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बात करेंगे मृदा जीवांश के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारकों की। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मृदा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन किस प्रकार से होता है और वो आपको समझ में भी आ गया है और याद भी हो गया है। जिसने अभी भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो उस वीडियो को देखे और समझने का प्रयास करें। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक हैं जो मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करते हैं? इसमें पहला कारक है पादप पदार्थों की प्रकृति। पादप पदार्थों की प्रकृति। देखो बच्चों, पूर्ण परिपक्व जो पादप होते हैं, पूर्ण परिपक्व पादप की तुलना में जो कम उम्र वाले जो पादप हैं उनका विच्छेदन शीघ्रता से होता है। नए पौधे हैं, कम उम्र के पौधे हैं, उनका विच्छेदन जल्दी होता है, और जो ज़्यादा उम्र के पौधे हैं ज़्यादा उनका विच्छेदन नहीं होता है या बहुत कम होता है या धीरे धीरे उनका विच्छेदन होता है। समझ गए? दूसरी बात ध्यान रखना कि परिपक्व जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और लिग्निन। ये ज़्यादा मात्रा में होता है जिससे उनका विच्छेदन धीरे होता है। हम पढ़ चुके हैं कि लिग्निन है, इनका विच्छेदन बहुत धीमे होता है। हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का विच्छेदन बहुत धीमे होता है। लेकिन कम उम्र वाले जो पौधे होते हैं ना, उनमें जल विलय नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जिनका विच्छेदन शीघ्रता से हो जाता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? कम उम्र वाले पौधे का विच्छेदन शीघ्रता से होता है। ठीक है, कम उम्र वाले पौधों का विच्छेदन क्या होगा? शीघ्रता से। और अधिक उम्र वाले का विच्छेदन शीघ्रता से नहीं होता है। ठीक है, इनका विच्छेदन तो शीघ्रता से और इनका विच्छेदन होगा कैसे? धीरे। ठीक, दूसरा कारक है मृदा नमी। मृदा नमी, मृदा में अत्यधिक अगर नमी है तो विच्छेदन कम होता है। अगर शुष्क अवस्था में है तो भी विच्छेदन कम होता है। दोनों ही देखो, नमी बहुत ज़्यादा है तो भी विच्छेदन कम होगा और शुष्क है तो भी विच्छेदन कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो फिर विच्छेदन ज़्यादा कब होता है? विच्छेदन के लिए उपयुक्त नमी की मात्रा होनी चाहिए, और वो कितनी होती है? वो होती है मृदा जल धारण क्षमता की 60 से 80% तक होती है। समझ गए? मृदा की जो जल धारण क्षमता है उसका 60 से 80% उसमें नमी होना जरूरी। जैसे मृदा 100 लीटर जल को अपने अंदर धारण कर सकती है तो उसके पास कम से कम 60 से 80 लीटर जल तो होना ही चाहिए। तो है क्या? विच्छेदन तीव्रता से होगा। अगर उसकी जल धारण क्षमता 100 है और उसके पास 100 या 100 से ज़्यादा पानी है तो उसकी जो विच्छेदन क्षमता है वो कम होगी। समझ गए? तो नमी ज़्यादा होने पर, ज़्यादा शुष्क होने पर विच्छेदन धीरे होता है क्योंकि जीवाणु क्रियाशीलता कम हो जाती है। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए? जल धारण क्षमता की 60 से 80% क्या होनी चाहिए? जल धारण क्षमता की 60 से 80% नमी होनी चाहिए। ठीक, तीसरा कारक है वायु संचार। क्या है? वायु संचार। वायु संचार का मतलब समझते हैं ना? मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक होगी विच्छेदन उतना ही तेज गति से होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करती है। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है इसका मतलब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता ज़्यादा है, और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता ज़्यादा है इसका मतलब विच्छेदन तीव्रता से होगा। समझ गए बच्चों? जैसे हम देखें, एक तो होती है दोमट मृदा,
एक तो होती है दोमट मृदा और एक होती है चिकनी मृदा। तो दोमट मृदा जो होती है ना, वहाँ वायु संचार ज़्यादा होता है। किसकी तुलना में? चिकनी मिट्टी की तुलना में। इसलिए दोमट जो मिट्टी है वहाँ विच्छेदन ज़्यादा होगा चिकनी मिट्टी की तुलना में। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कारक देखें हम, मृदा ताप। मृदा ताप समझ गए होगे। अगर उपयुक्त ताप का मतलब 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस ताप है तो विच्छेदन अधिक होता है। मृदा ताप कितना होना चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। ये विच्छेदन के लिए उपयुक्त ताप होता है। इस ताप पर जीवाणु अधिक क्रियाशील रहते हैं। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं या कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो 40 डिग्री से अधिक ताप पर भी विच्छेदन कर देते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे, मृदा का ताप 30 से 40 डिग्री के बीच होना चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 40 से ज़्यादा पर भी विच्छेदन करते हैं। नेक्स्ट कारक है मृदा पीएच। पीएच देखो, मृदा अगर उदासीन है, उदासीन का मतलब पीएच कितनी है? 7, तो विच्छेदन ज़्यादा होगा। ठीक है, उदासीन मृदा में विच्छेदन ज़्यादा होता है। अगर मृदा अम्लीय है या मृदा क्षारीय है तो विच्छेदन कम होता है। ठीक, अगर मृदा अम्लीय है तो हम उसमें चूना पत्थर मिला सकते हैं, चूना मिला सकते हैं। चूना मिलाने पर उसमें विच्छेदन क्षमता बढ़ जाती है। तो क्लियर हो गई बात। पीएच कितनी होनी चाहिए विच्छेदन के लिए? 7 होनी चाहिए। और नेक्स्ट कारक है पोषक तत्व। क्या है? पोषक तत्व। मृदा में पोषक तत्व जितने ज़्यादा होते हैं विच्छेदन उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक, हम उर्वरक मिलाते हैं ना उर्वरक, तो उर्वरक मिलाने से क्या होता है? पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाने के कारण विच्छेदन भी ज़्यादा होता है। समझ गए? तो ये सभी कारक हैं जो जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये हमें पता होनी चाहिए। पादप पदार्थों की प्रकृति मैंने बताया, ज़्यादा उम्र के पौधे हैं विच्छेदन धीमे होगा, कम उम्र के पौधे हैं विच्छेदन ज़्यादा होगा। मृदा की नमी, देखा हमने, मृदा की नमी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा शुष्क भी नहीं होनी चाहिए। नमी होनी चाहिए जल धारण क्षमता की 60 से 80%। वायु संचार होना चाहिए, मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। दोमट और चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी किस में ज़्यादा होगा विच्छेदन? दोमट में ज़्यादा होगा। मृदा का ताप कितना होना चाहिए? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। मृदा पीएच 7 होनी चाहिए, यानी उदासीन मृदा होनी चाहिए। और पोषक तत्व जितने ज़्यादा होंगे विच्छेदन उतनी ही शीघ्रता से होगा, उतनी ही तीव्रता से होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, क्या? कार्बन चक्र। ठीक है, कार्बन चक्र क्या होता है? क्या होता है बच्चों? देखो, कार्बन जो है वो कार्बनिक पदार्थों का मुख्य अवयव है। ठीक है, कार्बन कार्बनिक पदार्थों का क्या है? मुख्य अवयव। ज़्यादातर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ कोई वो उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बन ही पाया जाता है। और मृदा में उपस्थित सभी प्रकार के जो जीव हैं वो अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग कहाँ से प्राप्त करते हैं? कार्बनिक पदार्थों से। ठीक है, मृदा में जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जितने भी जीव होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं? कार्बन का ऑक्सीकरण करते हैं। देखा था ना हमने, जब विच्छेदन होता है कार्बनिक पदार्थों का तो क्या होता है? कार्बन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और जब कार्बन का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो बनते हैं कार्बन के ऑक्साइड, यानी बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
मृदा के अंदर और मृदा के बाहर, अंदर भी और मृदा के बाहर भी कार्बन तत्व में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ही सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? कार्बन चक्र कहते हैं। ये ध्यान रखें, मृदा के अंदर और मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले जो विभिन्न परिवर्तन हैं क्या कहलाते हैं? वो कार्बन चक्र। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है। अब कार्बन, मैंने क्या कहा अभी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं मृदा के अंदर वो कार्बन का ऑक्सीकरण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और कार्बन का ऑक्सीकरण होता है तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मुक्त होती है? कहां से प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड? देखो, पादप जो अवशेष हैं उनका जब विच्छेदन होता है तो CO2 गैस बनती है। दूसरी बात, पादप की जो जड़ें होती हैं वो भी कुछ मात्रा में CO2 गैस क्या करती हैं? मुक्त करती हैं। इसके अलावा मृदा में भी CO2 गैस का क्या होता है? उत्सर्जन होता है ना। इसके अलावा वर्षा जब होती है तो वर्षा जल के साथ भी क्या आती है? CO2 आती है मृदा के अंदर। समझ गए? और यह मृदा से निकलकर वायुमंडल में चली जाती है और पुनः पौधों के द्वारा प्रयोग में कर ली जाती है। इस प्रकार यह चक्र चलता ही रहता है। समझ में आ गई बात? कार्बनिक पदार्थों से मृदा में आ गई CO2, फिर जड़ों के द्वारा भी आ गई CO2, फिर मृदा में भी CO2 का क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया। वर्षा जल से भी आ गई, फिर ये मृदा वापस, ये CO2 कहाँ चली जाती है? वापस वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में जाती है तो उसको कौन ग्रहण कर लेते हैं? पौधे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, ऊपर से नीचे मृदा में आ रही है, मृदा से वापस वायुमंडल में जा रही है, वायुमंडल पौधे ग्रहण कर रहे हैं, फिर वापस मृदा में आ रही है। इस प्रकार ये पूरा चक्र चलता रहता है। हम देखें किस प्रकार है CO2 का जो चक्र है ना, कार्बन चक्र, उसकी बात करें तो कैसे चलता है ये चक्र? देखो, ये तो है पादप और इधर हैं जंतु। पादप कार्बन और यहां क्या है? जंतु कार्बन। ठीक, और यहां क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? अब पादप को कौन खाते हैं? जंतु खाते हैं। तो जंतु खाते हैं तो पादप कार्बन किस में चला जाता है? जंतुओं के अंदर चला जाता है। ठीक है, फिर जंतु क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2 गैस छोड़ते हैं। ठीक, फिर ये जो CO2 है इसको पादप ग्रहण कर लेते हैं। ये CO2 वायुमंडल में आएगी और पादप क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे। प्रकाश संश्लेषण जानते हैं ना, पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो CO2 को उपयोग में ले लेते हैं वापस। कुछ CO2 पादपों के द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान निकाली जाती है। श्वसन के दौरान पादप CO2 गैस निकालते हैं। ठीक है, और क्या होता है? ये जो पादप और ये जंतु कार्बन, जब पादप अवशेष और जंतु अवशेष मृदा में आते हैं, यानी मृदा जीवांश पदार्थ मृदा जीवांश पदार्थ के रूप में ये कहाँ आते हैं? मृदा में आते हैं। जब जंतु मरते हैं, इनका मल मूत्र वगैरह होता है, ये सब क्या है? मृदा जीवांश पदार्थ। पादप की पत्तियाँ, अवशेष, जड़ें, ये मृदा में क्या बनाती हैं? मृदा जीवांश पदार्थ बनाती है। इनका विच्छेदन होता है, और इनका विच्छेदन होता है तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस। फिर वापस कहाँ चली जाती है? ये मृदा में चली जाती है। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? कार्बन चक्र। समझ में आ गई बच्चों? इसी को बोलते हैं अपन कार्बन चक्र। इस प्रकार पादपों से कार्बन आ जाती है जंतुओं में, जंतुओं से कार्बन श्वसन क्रिया के द्वारा बदल जाती है CO2 में। इसके अलावा CO2 कहाँ से आती है? पादप
और जंतु अवशेष मृदा में मिलकर के मृदा जीवांश पदार्थ जो बनते हैं उनका विच्छेदन होता है तो प्राप्त होती है CO2। इस CO2 को पौधे वापस ग्रहण कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है, और कुछ मात्रा में CO2 छोड़ते हैं। तो इस तरह CO2 का ये पूरा चक्र चलता रहता है, इस तरह कार्बन का ये पूरा चक्र चलता रहता है। इसी को बोल देते हैं हम क्या, कार्बन चक्र। समझ में आ गया, कार्बन चक्र, ठीक है। इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, ध्यान से नोट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, कार्बन चक्र एग्जाम में पूछा जाता है, कार्बन चक्र बनाइए, तो ये कार्बन चक्र आपको याद होना चाहिए। समझ में तो आ गया ना सबको कार्बन चक्र। अब देखेंगे हम ह्यूमस। ह्यूमस क्या है उसकी बात करेंगे। ह्यूमस, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो ह्यूमस क्या है, हमने देखा था कि जो मृदा के जीवांश पदार्थ हैं उनका विच्छेदन होता है, और जब उनका विच्छेदन होता है तो गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस, ठीक है ना। किसके विच्छेदन से प्राप्त होती है ये, मृदा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होने से प्राप्त होती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। मृदा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होने से प्राप्त होती है ह्यूमस। ह्यूमस कैसे रंग की होती है, भूरे, गहरे भूरे या काले रंग का होता है ह्यूमस। कैसा होता है ये, कोलाइडी पदार्थ, ये ध्यान रखें। समझ में आ गई बात। और ये जो ह्यूमस का जो पदार्थ है, ह्यूमिक पदार्थ, ह्यूमिक पदार्थ में 3 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ह्यूमिक पदार्थ में कितने प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, 3 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है फल्विक अम्ल, कौन सा अम्ल होता है, फल्विक अम्ल, ठीक है। दूसरा होता है ह्यूमिक अम्ल, कौन सा अम्ल होता है, ह्यूमिक अम्ल। तीसरा क्या है, ह्यूमिन, ठीक है बच्चों। तो ह्यूमिक पदार्थ के प्रमुख अवयव कौन कौन हैं, फल्विक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमिन। अब ह्यूमस में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ह्यूमस के गुण, देखो ह्यूमस के गुणों की बात करें तो ह्यूमस, ध्यान से सुनना है, गहरे भूरे रंग का जटिल पदार्थ होती है ह्यूमस। दूसरा, यह कैसा है, अक्रिस्टलीय और कोलाइडी पदार्थ। ह्यूमस पर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश, कोलाइड है, और कोलाइड जो होते हैं ना वो आवेशित होते हैं। ह्यूमस ऋणावेशित कोलाइड होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ह्यूमस जल में क्या है, अविलय, जल में नहीं घुलता है। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, जल को अपने अंदर अधिक मात्रा में धारण कर सकता है। ह्यूमस की अम्लीय प्रवृत्ति होती है। ह्यूमस में फूलने और सिकुड़ने का गुण भी पाया जाता है, और ये जलग्राही होता है, जल को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो ह्यूमस के गुण, कौन कौन से गुण होते हैं ह्यूमस के, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। ह्यूमस के गुण याद होने चाहिए। कैसे रंग का पदार्थ है, भूरे रंग का या काले रंग का जटिल पदार्थ है। कैसा होता है ये, कोलाइडी होता है, अक्रिस्टलीय होता है। अम्लीय होता है, क्षारीय, अम्लीय होता है। धनावेश होता है या ऋणावेश, ऋणावेश होता है। जल धारण क्षमता कम है या ज़्यादा, जल धारण क्षमता ज़्यादा है, ठीक है। फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है या नहीं होती, होती है। और जल को भी ये ग्रहण कर सकता है। ये सभी गुण हैं। ये कौन से गुण हैं ह्यूमस के, भौतिक गुण। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ह्यूमस के भौतिक गुण लिखो, याद हो जाएंगे ह्यूमस के भौतिक गुण, बिल्कुल सरल हैं। क्या कहा मैंने, ह्यूमस का रंग कैसा है,
भूरा या काले रंग। कैसा है ये? कोलाइडी पदार्थ। आवेश ऋणावेश। ठीक। जल धारण क्षमता ज़्यादा है, जलग्राही भी होता है, फैलने सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है, जल में विलय है अविलय? अविलय है। ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, इसके भौतिक गुण सरल है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन इनके रासायनिक गुणों के। ह्यूमस के कौन से गुण? रासायनिक गुण। देखो रासायनिक गुण में बात करें तो ह्यूमस में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? देखो ह्यूमस में कौन कौन होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर भी होता है, आयरन भी होता है। ठीक है, ये सभी तत्व पाए जाते हैं किसमें? ह्यूमस में। ये ध्यान रखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन, ये सभी तत्व ह्यूमस में पाए जाते हैं। और ह्यूमस में कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है, कार्बन नाइट्रोजन को यहाँ लिख देते हैं पर नत्रजन, नत्रजन का मतलब नाइट्रोजन से ही है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात यानी C/N, ये होता है लगभग 10:1। ठीक है, ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 10:1 होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कार्बन जो है नाइट्रोजन से 10 गुना ज़्यादा है। 10:1 का मतलब है कि कार्बन की मात्रा नाइट्रोजन से 10 गुना ज़्यादा होती है ह्यूमस के अंदर। ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता लगभग 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। धनायन विनिमय क्षमता एक इंपॉर्टेंट गुण होता है। क्या है होती है धनायन विनिमय क्षमता? इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता है वो कितनी है? 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम क्या है? धनायन विनिमय क्षमता की इकाई। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि धनायन विनिमय क्षमता की इकाई बताइए, तो क्या है? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी है? 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। इसके अलावा ह्यूमस जो है ना, इसकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। ह्यूमस की प्रतिरोधक क्षमता क्या है? ज़्यादा। ये भी ध्यान रखेंगे, प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है इसकी। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब रोग नहीं लगेंगे। ह्यूमस अगर ज़्यादा मात्रा में है तो फसल में रोग नहीं लगेंगे, प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कौन? हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या कर देता है? ह्यूमस का ऑक्सीकरण कर देता है। ये ध्यान रखेंगे, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या है? H2O2। तो H2O2 के द्वारा ह्यूमस का ऑक्सीकरण हो जाता है आसानी से। क्लियर बच्चों? तो ये सभी रासायनिक गुण हैं, ध्यान रखेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन, ये सभी तत्व होते हैं ह्यूमस में। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है ह्यूमस का? 10:1। धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, H2O2 के द्वारा इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक, अब बात करेंगे हम ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ह्यूमस का निर्माण। देखो ह्यूमस जो है इसका निर्माण जीवांश पदार्थों के बहुत अधिक विच्छेदन होने पर ही होता है। जब जीवांश पदार्थों का पूर्ण रूप से जब बहुत ज़्यादा विच्छेदन हो जाता है ना, तो बनती है ह्यूमस। अब ह्यूमस का निर्माण कौन कौन से चरणों में होता है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले होता है लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। पहला पद क्या है? लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण होता है। लिग्नोप्रोटीनेट का मतलब क्या है कि जब जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होता है तो शर्करा, स्टार्च, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, इनकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब विच्छेदन होगा जीवांश पदार्थों का तो ये सारे घट जाएंगे, इनकी मात्रा घटती जाएगी। लेकिन लिग्निन और तेल वसा की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक, किस किस की मात्रा बढ़ गई? लिग्निन और तेल वसा की।
लिग्निन एवं तेल वसा की मात्रा तो बढ़ जाती है। इसके अलावा शर्करा है, स्टार्च है, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज, इनकी मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। अब ये जो लिग्निन और तेल वसा है ये प्रोटीन से, प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, प्रोटीन से संयोग करके बना लेते हैं क्या, लिग्नोप्रोटीनेट। क्या बना लेते हैं, लिग्नोप्रोटीनेट। ठीक, इस तरह हो जाता है लिग्नोप्रोटीनेट यौगिक का निर्माण। समझ में आ गई बात? दोबारा सुनेंगे। मैंने क्या कहा कि जब विच्छेदन होता है तो विच्छेदन के कारण शर्करा की, स्टार्च की, सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, इनकी मात्रा में क्या आ जाती है, कमी। लिग्निन और तेल वसा की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि। और फिर ये क्या करते हैं, प्रोटीन से संयोग करते हैं और क्या बना लेते हैं, लिग्नोप्रोटीनेट यौगिक बन जाता है। ठीक है। दूसरा पद क्या है, रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण। फिर क्या होता है, रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण। रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण। देखो, विच्छेदन जब होता है तो विच्छेदन से ऊर्जा भी निकलती है और अमोनिकल लवण भी बनते हैं। ठीक है, ऊर्जा भी निकलती है और अमोनिकल लवण बनते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव अपना अणुजीव ऊतक बना लेते हैं। समझ गए बच्चों? जब भी विच्छेदन होगा तो क्या निकलेगी, ऊर्जा। और इसके अलावा क्या बनाएंगे सूक्ष्म जीव, अमोनिकल लवण। क्या बनाएंगे, अमोनिकल लवण भी बनाएंगे। ठीक है। और फिर क्या होगा, ये सूक्ष्म जीव अपना क्या बनाते हैं, अणुजीव ऊतक। क्या बना लेंगे, सूक्ष्म जीव अणुजीव ऊतक बनाएंगे। ठीक है, अणुजीव ऊतक बन जाएगा। अब विच्छेदन जब होता है तो विच्छेदन के दौरान जो जीव अणु हैं वो बनाते हैं पॉलीयूरोनाइड। एक यौगिक होता है पॉलीयूरोनाइड, उसका संश्लेषण करते हैं और ये यौगिक अणुजीव ऊतक के साथ मिल जाते हैं। ये जो अणुजीव ऊतक है इसके साथ मिल जाएंगे, क्या बनाएंगे, पॉलीयूरोनाइड। और पॉलीयूरोनाइड इसके साथ मिल जाएगा अणुजीव ऊतक के साथ। ठीक है। तो क्या कहा मैंने, रोधी अणु क्या बना, रोधी अणुजीव ऊतक। कैसे बना, विच्छेदन होगा, विच्छेदन होगा तो क्या निकलेगी, ऊर्जा। और क्या बनेंगे, अमोनिकल लवण। सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, इन अमोनिकल लवणों से क्या बनाएंगे, अणुजीव ऊतक। और विच्छेदन के दौरान क्या बनेंगे, पॉलीयूरोनाइड नामक यौगिक। और ये पॉलीयूरोनाइड नामक यौगिक जो हैं वो क्या, किससे संयोग करेंगे, अणुजीव ऊतकों के साथ मिल जाएंगे। क्लियर। अब तीसरा पद है प्रोटीन मृतिका संयोजन। तीसरा पद क्या है, प्रोटीन मृतिका संयोजन। प्रोटीन मृतिका संयोजन। देखो, जो क्ले है यानी मृतिका जो है ये अम्लीय होती है। ठीक है, क्ले कैसी होती है, अम्लीय होती है। मृतिका जो है ना वो अम्लीय होती है। ठीक है। और प्रोटीन कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्ले तो है अम्लीय और प्रोटीन कैसा होता है, क्षारीय। ये आपस में संयोग करते हैं, क्योंकि ये अम्लीय है, ये क्षारीय, दोनों आपस में संयोग करके क्या बना लेते हैं, प्रोटीन क्ले। संयोजन हो जाता है तो बन जाती है प्रोटीन मृतिका। समझ में आ गई बात? क्या कहा मैंने, क्ले तो है अम्लीय, प्रोटीन क्षारीय है। अब ये अम्लीय ये क्षारीय, तो दोनों आपस में संयोग कर लेते हैं। इस तरह प्रोटीन और क्ले का क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह हो जाता है ह्यूमस का निर्माण। ये तीन पद हो गए। सबसे पहले लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण होता है,
फिर रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण होता है और फिर लास्ट में प्रोटीन और मृतिका का क्या होता है, संयोजन होता है। और ये सभी पदार्थ फिर से मिश्रित होकर के बना देते हैं ह्यूमस। ये सभी पदार्थ फिर मिश्रित हो जाएंगे और बना लेंगे क्या, ह्यूमस। तो इस तरह बन जाती है क्या, ह्यूमस। ह्यूमस का संगठन और देखते हैं, क्या, ह्यूमस का संगठन। तो देखो ह्यूमस का संगठन, देखो बच्चों, ह्यूमस में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। एक तो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। एक तो होता है क्या, सेलुलोज, और एक होता है क्या, हेमी सेलुलोज। ठीक है। इसके अलावा पाए जाते हैं क्या, वसा और वसीय यौगिक। वसा भी होती है और वसीय यौगिक भी होते हैं। और क्या होते हैं, और होते हैं लिग्निन। और क्या होते हैं, और होते हैं प्रोटीन। ठीक है। ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं ह्यूमस में, कार्बोहाइड्रेट, वसा और वसीय यौगिक, लिग्निन और प्रोटीन। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा तत्व कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है ह्यूमस के अंदर। अब ह्यूमस में कौन सा तत्व, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं ये तो हमें पता है। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ये मेन 4 तत्व हैं जो ह्यूमस में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कार्बन, जो कितना % होता है, 50%। उससे कम होता है ऑक्सीजन, जो कितना प्रतिशत होता है, 35%। उससे कम होता है हाइड्रोजन, जो कितना % होता है, 5%। और नाइट्रोजन भी लगभग कितना है, 5%। समझ में आ गई बात। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये प्रमुख पदार्थ हैं। कार्बन 50%, हाइड्रोजन 5%, ऑक्सीजन 35%, नाइट्रोजन 5%। शेष 5% में अन्य सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। कार्बन 50% है तो नाइट्रोजन 5% है। हमने देखा था ना, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 10:1। तो कार्बन नाइट्रोजन से लगभग 10 गुना है, ये ध्यान रखेंगे। तो समझ में आ गया ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस में भौतिक गुण कौन कौन से हैं, ह्यूमस में रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, ह्यूमस का निर्माण किस प्रकार होता है, ह्यूमस का संगठन क्या है, ये सभी हमें याद होने चाहिए। और ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो। ठीक है बच्चों, वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। ठीक, ये ध्यान रखना है। और जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ठीक है। कृषि रसायन विज्ञान में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आज आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कृषि रसायन विज्ञान में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना है, पूरा देखना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, शुरू में देख लिया, फिर अंत में देख लिया, बीच में छोड़ दिया, कुछ समझ में नहीं आएगा। इस तरह पूरा वीडियो देखो, ध्यान से देखो, तो सब कुछ समझ में आएगा और याद भी होगा। ठीक है बच्चों।